अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और मॉडल पेपर के हर क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और साथ साथ हम लोग जो है वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आए हैं। साथ साथ मैं इसकी भी वीडियो बना रही हूँ, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। और इसमें से बहुत सारे जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को। नंबर वन, डिबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। हमें ये आउटपुट भी इन्होंने दे दी है और कहा गया है कि आपने जो है इस आउटपुट के अकॉर्डिंग देखना है कि इस कोड के अंदर क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उनको हमें करेक्ट करना होगा। ओके, अब हम लोग जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में हमें कमेंट दिया गया है। कमेंट क्या होता है? बेसिकली कमेंट ये होता है कि जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, उस कोड के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो हम लोग कमेंट्स में लिखते होते हैं। जब हम लोग इस कोड को रन करते हैं तो जो कमेंट्स होते हैं वो रन नहीं होते, बल्कि उसको इग्नोर किया जाता है। ये जस्ट हमारी अपनी जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज करते हुए हम लोग पैटर्न को डिस्प्ले करें, जो कि यहाँ पे पैटर्न शो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेकंड हमें कमेंट दिया गया है, डिफाइन द नंबर ऑफ रोज, कि कितनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कितनी रोज है? रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर। टोटल 4 रोज हमें आउटपुट में नजर आ रही है। ओके, अब हमें देखना है कि क्या मिस्टेक इसके अंदर है। जैसे यहाँ पे लेट, लेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेट एक कीवर्ड है कि जब भी हमें कोई वेरिएबल बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग लेट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जो वेरिएबल बना रहे होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको रो नजर आए, ये वर्ड है। ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिसका सेंटेक्स है, लिखने का तरीका वो गलत है। हमें किस तरह से लिखना होता है? लेट रोज इक्वल टू 4। बेसिकली यह हम लोगों ने एक रो नाम का वेरिएबल बनाया है और उसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है 4। इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 4 वैल्यू को स्टोर करवा दी, तो इसका ये सेंटेक्स होता है। ये सेंटेक्स गलत है। पहले हमें रो लिखना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल टू, एंड देन हम लोगों ने 4 लिखना होगा। फर्स्ट मिस्टेक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर कमेंट है। कमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? आउटर लूप फॉर ईच रो। ठीक है, ये आउटर लूप हम लोगों ने यूज किया है हर रो के लिए। लूप का क्या पर्पस होता है? जब भी कोई भी काम हम लोगों ने रिपीटेडली करना होता है, बार बार करना होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग लूप का यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे फॉर लूप हमने यूज किया, लेट आई इक्वल टू रोज। फिर हम लोगों ने एक आई नाम का जो है वेरिएबल बना लिया और उसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है रोज। रोज क्या मतलब है इसका? रोज की जो भी वैल्यू थी, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाई थी 4। ठीक है, रोज की 4 वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि आई किसकी इक्वल है? 4 के इक्वल है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन यूज की है। कंडीशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितनी दफा लूप रिपीट करवाना है, कितनी दफा लूप को यूज करना है, कितनी दफा लूप जो है वो चलेगा। तो आई इक्वल टू लेस देन 0। आई की क्या वैल्यू है? आई की वैल्यू 4 है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि रोज की वैल्यू 4 थी, तो रोज की जो वैल्यू थी वो हमने आई को असाइन कर दी। इट्स मीन अब आई की वैल्यू 4 है। आई की वैल्यू 4 है, पर हम लोगों ने कंडीशन यूज की है आई लेस देन 4 होगा, आई सॉरी 0 होगा। अब देखिए, हमें देखना है कि कितनी दफा लूप चलेगा। कंडीशन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कितनी दफा लूप चलेगा, कितनी दफा जो है लूप के अंदर जो कुछ लिखा है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आई है 4, 4 इज लेस देन 0। क्या जो है वो 4 लेस देन 0 है? ऐसा तो नहीं होता, 4 लेस देन 0 नहीं होता। तो यहीं पे कंडीशन गलत हो गई है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है, ये इसको इग्नोर कर देगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये अंदर वाला सब कुछ इग्नोर हो जाएगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन देखें, यहाँ पे तो प्रिंट हो रहा है। इट्स मीन कि कुछ कंडीशन हम लोगों ने गलत लगाई है, जिसकी वजह से ये अंदर वाला प्रिंट नहीं कर रहा। तो अब हमें कंडीशन को ठीक करना है। बेसिकली कंडीशन किस तरह से ठीक होगी? आई इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन ट्रू होगी, तब जाके जो भी कुछ अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए सेकंड मिस्टेक हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कि ये आई इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या चीज होती है? ये बेसिकली इसको हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, उसके बाद जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, तो जो आई की वैल्यू थी, जैसे फर्स्ट टाइम 4 थी, लेकिन जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस माइनस माइनस की वजह से। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब 1 1 करते करते डिक्रीज होती जाएगी आई की वैल्यू।
ओके, अब हम लोग अंदर वाला इसको रन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये जो आउटपुट है ये हमारे पास प्रिंट होके आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका साथ साथ सोल्यूशन भी लिखा है कि क्या क्या मिस्टेक हम लोग फाइंड आउट करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग जो है वो दो मिस्टेक्स फाइंड आउट कर चुके हैं, एक ये मिस्टेक और एक ये हम लोग मिस्टेक फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, अब हम आगे इसको रन करते हैं। अब जब यहाँ पे क्या है कि आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, और हम लोगों ने इसको ठीक भी कर दिया कि आई इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब आ जाएगा, ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, फिर हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना दिया पैटर्न नाम का। ठीक है, लेट कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना दिया पैटर्न नाम का, और हम लोगों ने इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है। अब इसका क्या पर्पज है, पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ये लाइन ना लिखते, अगर हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग ना देते, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कह रहे हैं कि इसका हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये खाली है। अगर हम इसको ये लाइन ना लिखते तो ये जो आउटपुट आपको नजर आ रही है ना, ये पहले इस तरह से करके ये स्टैटिक फॉर टाइम हमें नजर आता है, ये ऐसा प्रिंट होता है। जब नेक्स्ट लाइन पे ये मूव करता तो पहले ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देता, इस तरह से करके 4 टाइम ये स्ट्रिंग प्रिंट होती, और उसके बाद ये जो 3 टाइम यहाँ पे आ रही है, देन जो है ये 3 टाइम जो स्टैटिक है ये प्रिंट होता। फिर इसी तरह से ये जो यहाँ पे 2 टाइम आपको ये नजर आ रही है स्टैटिक, फिर ये इसी तरह से इसको ये रिपीट करता नेक्स्ट लाइन पे, फिर जाके जो है वो आगे इसको प्रिंट करता। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जब भी वो नेक्स्ट लाइन पे जाए तो वो पहले जो लाइन है वो एम्प्टी हो जाए, और उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो। इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है, ताकि ये पिछले वाले को रिपीट ना करे, इसलिए हम लोगों ने इस लाइन को यूज किया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से हमें एक लूप नजर आ गया है जिसे हम लोग इनर लूप कहते हैं। इनर लूप के अंदर क्या है, लेट जे इक्वल टू 1, हम लोगों ने दोबारा से एक जे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है लेट कीवर्ड के थ्रू, और उसको वैल्यू असाइन कर दिया 1। मतलब अब जे की वैल्यू 1 है। अब हम लोग कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन हमारे पास ये है कि जे इज लेस देन आई, जब जब तक होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन जो है गलत हो जाएगी वैसे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जे की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन आई है, आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा 4 था, क्या 1 लेस देन 4 होती है, यस 1 लेस देन 4 होता है। तो ये कंडीशन ट्रू है, उसके बाद जो भी इसके अंदर कुछ लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जे इज लेस देन आई की जगह होना चाहिए था जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, क्यों? अब देखें यहाँ पे कंडीशन का क्या पर्पज होता है, कंडीशन हमें बता रहा होता है कि कितनी दफा लूप को एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब ये जो 4 टाइम आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, इट्स मीन कि ये 4 टाइम लूप चला था, तब जाके जो है 1 बाय 1 ये जो स्टैटिक आपको नजर आ रहा है ये प्रिंट हुआ है। 4 टाइम लूप चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम कंडीशन को देखें, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन आई मतलब 4, आई की वैल्यू 4 है, 1 लेस देन 4, इसका मतलब ये ट्रू है, तो अंदर जो कुछ होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से यही लूप चलेगा, क्योंकि लूप का क्या काम होता है, रेपिटेशन। दोबारा से जब लूप चलेगा, अब जे की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हर दफा जब लूप चलता है उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देता है। तो अब लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या जे इज लेस देन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 थी, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ये जो स्टैटिक है इसको ये सेकेंड टाइम प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या जे इज लेस देन आई है, क्या 3 जो है वो लेस देन 4 है, दोबारा से ट्रू हो जाएगा, और ये जो थर्ड आपको स्टैटिक नजर आ रहा है ये प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से लूप जो है वो चलेगा, और जे की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, क्योंकि इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब क्या 4 लेस देन आई है, मतलब आई की वैल्यू 4, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो 4 टाइम जो लूप ये जो स्टैटिक है ये प्रिंट होना था, ये अब प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई है। लेकिन आप आउटपुट में देखें, आउटपुट में तो आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि कुछ कंडीशन में गलत है। कंडीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि जे लेस देन और इक्वल टू आई, मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू भी होता कि या तो 4 जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए या 4 इक्वल टू 4, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो अगर इक्वल टू यहाँ पे लिखा होगा तो इट्स मीन इसके लिए भी ये ट्रू हो जाएगा, और इसको ये प्रिंट कर देगा। इसलिए यहाँ पे एक और मिस्टेक हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है कि जे इज लेस देन आई के बजाय क्या होना चाहिए था, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। ओके,
अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये 4 टाइम ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न बन रहा है जब ओके, अब यहाँ पे जो पैटर्न है इसको क्या करना है, इसको साथ साथ प्रिंट करते जाना है। मतलब जब यहाँ तक ये लूप चल जाएगा उसके बाद ये लाइन आ जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये पैटर्न, मतलब ये जो हम लोगों ने 4 टाइम स्टैटिक प्रिंट करवाया इसका एक प्रॉपर पैटर्न इस रो को प्रिंट कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब ही प्रिंट करना होता है, जैसे प्रिंट द करंट रो हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट में भी लिख दी है। अब उसके बाद ये दोबारा से लूप चलेगा। अब क्योंकि इनर लूप एंड हो गया अब दोबारा से आउटर लूप चलेगा। आउटर लूप क्या था, आउटर लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा, आउटर लूप बेसिकली 4 टाइम्स चलेगा। अब पहले जो है वो जो आउटर लूप है वो आई इक्वल टू 4 के लिए चला था, लेकिन अब आउटर लूप जो है वो आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से अब आई की वैल्यू में वन लेस, मतलब वन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन थी कि क्या जो है वो 3 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है। दोबारा से जो कुछ इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो सब एग्जीक्यूट होगा, वो इस तरह से करके ये हमारे पास लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब ये 3 टाइम इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि आई की वैल्यू वन लेस हो गई है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर भी वन स्टैटिक कम हो गया। फिर ये सब कुछ ऐसे ही प्रिंट होगा, लास्ट में जब ये 3 टाइम जो है वो स्टैटिक आ जाएगा उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर ये दोबारा ये ऊपर आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आउटर लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 इज ग्रेटर देन 0 है। ये हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है। दोबारा से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये एक एक लाइन वैसे ही प्रिंट करता जाएगा। अब जो है ये टू स्टैटिक प्रिंट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम जो है वो प्रिंट होगा। इसको आप ड्राई रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें क्या क्या मिस्टेक आ रही है। अब हम लोग मिस्टेक को देख लेते हैं। इसमें जो मिस्टेक आ रही थी वो तो एक ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी और ये मिस्टेक थी। इसके अलावा एक कर्ली ब्रैकेट की मिस्टेक थी कि जब भी हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं साथ हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज करना होता है, जो कि वहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिस्टेक ये आ रही थी कि जो सेंटेक्स होता है वो वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो डी है वो स्मॉल होता है, इसलिए हमें स्मॉल यूज करना है। प्लस उसमें एक और चीज आ रही थी कि पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न प्लस अब हम लोगों ने एक और चीज यहाँ पे यूज कर दिया, एक टैग यूज कर दिया ब्रेक अटैग। ब्रेक अटैग इसलिए होता है कि जब हम लोग एक लाइन प्रिंट कर लें तो उसके बाद जो कुछ है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, इसके आगे हमें नजर ना आए। तो इसलिए हम लोग ब्रेक अटैग यूज करेंगे। जब एक दफा जब इनर लूप चलेगा और ये जो हमारे पास स्टैटिक की लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी, तो उसके बाद जब दोबारा से लूप चले तो वो वहां पे जो जितने भी स्टैटिक हमें नजर आए तो वो नेक्स्ट लाइन पे आए। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया इसका। हम लोग का बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है, राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ आइटम इन अ शॉपिंग कार्ट। बेसिकली हम लोगों ने जावा से स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है और उसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने कितनी शॉपिंग की है, शॉपिंग कार्ट के अंदर हम लोग कितने आइटम जो है वो एंटर कर दिए। जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो जो कुछ हमें पसंद आ रहा है वो हम लोग कार्ट के अंदर डालते जाते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं उसकी टोटल प्राइस कितनी है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने 3 स्टेप हमें हमें दे दिए, वन बाय वन हमें इन तीनों स्टेप्स को करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिक्लेयर द वेरिएबल टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम। डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि हमें 3 वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, 3 वेरिएबल्स को बनाना है। और वेरिएबल का क्या काम होगा, वो वेरिएबल जो है वो प्राइस को स्टोर कर होंगे जो हम लोगों ने आइटम्स परचेज की होंगे। हम लोगों ने बेसिकली 3 आइटम परचेज करने हैं, उनकी जितनी प्राइस बनेगी उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल के अंदर उन वैल्यूज को स्टोर करना होगा। अब उन्होंने हमें क्या कहते हैं वैल्यूज भी असाइन कर दी हैं। जैसे आइटम नंबर 1 की जो प्राइस है वो 20 है, आइटम 2 की 60 और आइटम 3 की 75 है। सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को कर लेते हैं। इस पार्ट में हमने क्या करना था, सिंपल हम लोगों ने प्राइसेस ऑफ आइटम्स जो है वो स्टोर करवानी थी वेरिएबल्स के अंदर। तो पहले हम लोगों ने एक आइटम 1 नाम का वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड के थ्रू और उसका वैल्यू असाइन कर दिए 20। आइटम 2 को असाइन कर दिए 60 और आइटम 3 को 75। फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा था, डिक्लेयर अ फोर्थ वेरिएबल। एक और वेरिएबल हमें दोबारा से बनाना है जिसका नाम टोटल प्राइस होगा। और टोटल प्राइस के अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे कि जब जो हम लोगों ने 3 आइटम्स परचेज की हैं उनकी जितनी प्राइस बन रही होगी उनको हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर देंगे, जो हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे टोटल प्राइस के नाम से, उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। ओके, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल प्राइस, ठीक है, हम लोगों ने कमेंट के अंदर बता दी कि हम इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया टोटल प्राइस के नाम से लेट कीवर्ड के थ्रू और उसके अंदर हम लोग कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि जो आइटम वन की वैल्यू है, आइटम टू की वैल्यू, आइटम थ्री की वैल्यू, इन तीनों को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आए वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी टोटल प्राइस के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ टोटल प्राइस। हम लोगों ने वैल्यू तो स्टोर करवा दी, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी टोटल प्राइस की वैल्यू है उसको हम लोग डिस्प्ले भी करवाएं, उसको हम लोग शो भी करवाएं। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, उसके थ्रू हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड करनी होती है, जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं एज इट इज प्रिंट हो जाता है, टोटल प्राइस इक्वल टू ये एज इट इज हमें अपने वेब पेज के ऊपर नजर आएगा। प्लस का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको इसके साथ जो है वो हमें ज्वाइन करना होगा। अब देखिए ये आउटपुट हमें किस तरह से शो हो रही है, टोटल प्राइस इक्वल टू जो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था वो एज इट इज शो हो गया। अब जो भी टोटल प्राइस की वैल्यू थी, जब इन तीनों को हमने ऐड किया, जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी आउटपुट में। ओके, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो एक चॉइस क्वेश्चन है कि या तो आपने फर्स्ट पार्ट करना है या आपने सेकंड पार्ट। अगर किसी ने सेकंड पार्ट करना हो तो उसके लिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन क्या है, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्ले दैट द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि यूजर जो है वो नंबर एंटर करेगा और जो सिस्टम है वो बताएगा कि जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। बेसिकली ये हमारे पास कोड है, हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज कर लिया जो कि शो कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करनी है। वो वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा, जो यूजर नंबर एंटर करेगा, वो जो नंबर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट नाम का। प्रॉम्प्ट का फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे। तो अब हम लोगों ने प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन बना दिया और उसके अंदर हमने लिख दिया एंटर अ नंबर। जो यूजर होगा उसको ये स्टेटमेंट नजर आएगी एंटर अ नंबर, और वो क्या करेगा, नंबर एंटर कर देगा। अब जो भी वो नंबर एंटर करेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज करें, इफ कंडीशन, कि जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, कि या तो उसने टू थ्री फोर इस तरह से कोई नंबर एंटर किया या जीरो एंटर किया। अगर उसने नंबर ऐसा नंबर एंटर किया जो कि जीरो से बड़ा हुआ या जीरो के इक्वल हुआ, तो हमारे पास क्या वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, क्या आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज पॉजिटिव। बेसिकली हम लोग ये जो फंक्शन यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, जब भी हमने कुछ प्रिंट करवाना होता है तब हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। अब क्या प्रिंट होके आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव इन केस उसने जो है वो ऐसा नंबर एंटर कर दिया जो स्मॉलर देन जीरो था। मतलब एल्स के केस में अगर ये चीज फॉल्स हो गई है, ऐसा कोई नंबर एंटर नहीं किया कि जो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, तो फिर क्या प्रिंट होके आए, द नंबर इज नेगेटिव, कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, देखिए जो भी जीरो से बड़ा नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो जीरो से छोटा होता है तो नेगेटिव होता है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने लॉजिक बना दिया। अब इसी का बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें दोबारा से एक कोड दिया गया है जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है डिस्प्ले सीरीज के नाम से। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। कांस्टेंट भी एक क्या चीज होती है, कॉन्स्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब हमने कोई वेरिएबल बनाना होता है। इससे पहले जो कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने लेट यूज किया था। अब हम कॉन्स्ट यूज करें, जो मर्जी आपने यूज करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हुए, और हमारे हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं स्टार्ट को वन। ठीक है, मतलब स्टार्ट की वैल्यू क्या है, वन। एक और हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं स्टेप नाम का, जिसको हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं टू। यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बना रहे हैं लेंथ नाम का, जिसको हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दी है टेन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, हम लोगों ने वेरिएबल्स बना दिए, उनको वैल्यू असाइन कर दी। एक और हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं सीरीज का नाम का। ठीक है, और उसको हम लोग एक जो एम्प्टी एरे है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज अभी आएंगी। उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं। लूप बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब हम लोगों ने कोई भी काम, सेम काम हम लोगों ने बार बार करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं आई नाम का, जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है जीरो। और हम लोग कंडीशन यूज करें, कंडीशन हम लोगों ने इसलिए यूज करना होता है जो कि कंडीशन बताती है कि ये लूप कितने टाइम रन होगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कितने टाइम जो है वो सेम टाइम ये चीज है प्रिंट करता जाएगा, कितने टाइम ये रन होगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास जीरो है। ये कह रहे हैं कि जो ये लूप है ये कितने टाइम चलेगा, जीरो लेस देन लेंथ टाइम। लेंथ की क्या वैल्यू है, टेन। मतलब जब तक जो आई की वैल्यू है वो टेन नहीं हो जाती, मतलब अभी तो जीरो है, लेकिन जब तक टेन नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता जाएगा।
ठीक है, अब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, 0 जो है वो लेस देन 10 होता है। उसके बाद इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा, सीरीज डॉट पुश, मतलब ये जो सीरीज नाम का वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को पुश कर दो, इस एरे के अंदर वैल्यू को पुश कर दो, किस वैल्यू को, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट, स्टार्ट की क्या वैल्यू, 1, 1 वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी हमने देखी 0 है, 0, ठीक है, 1 प्लस 0 1 हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे स्टैटिक मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है स्टेप। स्टेप की क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, सॉरी स्टेप की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट 1 है, प्लस आई की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई 2, पहले हमारे पास मल्टीप्लाई का फंक्शन परफॉर्म होता है, 0 मल्टीप्लाई 2 0, प्लस 1 आ गया, तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, मतलब इसकी क्या वैल्यू बनी, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। तो अब इस एरे के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए, 1 वैल्यू जानी चाहिए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज के अंदर जो भी हम लोगों ने वैल्यू लिख दी है उसके बाद कोमा आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरीज डॉट ज्वाइन, यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि जो कुछ लिखा हुआ है इसके साथ जो कोमा है उसको ज्वाइन कर दो। तो इसलिए हम लोगों ने इस लाइन को लिखा है, इस लाइन का ये पर्पज है। साथ साथ मैंने यहाँ पे ड्राई रन भी किया है कि इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म होती जाएगी, आंसर आता जाएगा, और वो आंसर सीरीज के अंदर स्टोर होता जाएगा, जैसे फर्स्ट टाइम 1 स्टोर हो गया, अब ये दोबारा से लूप चलेगा। अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, आई प्लस प्लस की वजह से, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, और इसके अंदर दोबारा ये अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन 10 है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो दोबारा से जो ब्रेसिस के अंदर, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। तो अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट, स्टार्ट की क्या वैल्यू है, 1, प्लस आई की क्या वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई स्टेप की क्या वैल्यू है 2, तो 1 मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 होता है, प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। तो अब देखें यहाँ पे जो 3 है वो इस सीरीज के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज डॉट पुश का फंक्शन यूज किया, सीरीज डॉट पुश का फंक्शन हम लोग इसीलिए यूज करते हैं जब हम लोगों ने कोई वैल्यू ऐड करनी होती है। यहाँ पे ये रन हो जाएगा, उसके बाद इस लाइन पे आएगा, दोबारा से ये जो कोमा है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप आउटपुट देख लें कि पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 3, फिर कोमा, अब आगे 5 प्रिंट होगा, कैसे, दोबारा से लूप चलेगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन 10 होता है, ट्रू है, तो दोबारा से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब स्टार्ट की वैल्यू 1 है, जबकि आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, 2 हो गई है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और स्टेप की क्या वैल्यू है, स्टेप की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, प्लस 1 हो गया, ये कितना होता है, 4 प्लस 1 5 होता है, तो यहाँ पे आउटपुट में देखें 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग ड्राई रन करते हैं और हमारे पास जो है आउटपुट इस तरह से आ जाती है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें कोड दिया गया और उसकी आउटपुट लिखनी है, तो इस तरह से करके हम लोग आउटपुट लिख सकते हैं, वन बाय वन हम लोग हर चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी आउटपुट लिखेंगे, इस तरह से करके हमें इसको सॉल्व करना होगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडल पेपर का, जो अभी फेडरल बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आया है 2026 में। Design a personal portfolio web page using HTML. The page should include the following element. बेसिकली हम लोगों ने पोर्टफोलियो बनाना है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन्होंने उसको पार्ट्स में डिफाइन कर दी है, कि जैसे ए पार्ट है टाइटल ऑफ द पेज, सेट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द वेब पेज, कि जो हम लोग वेब पेज बना रहे हैं उसका एक टाइटल होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने टाइटल जो है वो सेट कर लेना है। तो हम लोग वन बाय वन हर पार्ट को डिस्कस करते हैं और लास्ट में जाके जो हमारी वेबसाइट है पोर्टफोलियो की वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, यहाँ भी देखिए हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, टाइटल ऑफ द पेज हम लोगों ने सेट करना है।
तो वो हम लोग टाइटल कैसे सेट करते हैं, इसका जो सिंटेक्स होता है वो हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग लिखना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग लिख दिया, हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग लिख दिया, टाइटल का टैग हमने ओपन किया, उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल दे दिया है माई पर्सनल पोर्टफोलियो, और उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइटल का टैग क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हेड का टैग भी क्लोज कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जस्ट यही कहा था कि आपने पेज ऑफ द टाइटल बताना होगा कि क्या टाइटल का पेज है। इसका इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट भी हम लोगों ने यहाँ पे शो की हुई है। मैंने इस कोड को रन किया था और उसके बाद इसकी आउटपुट आई थी। तो यहाँ पे देखें जितनी भी टैब्स शो हो रही होती है ना, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यूट्यूब यूज करना है तो उसकी यहाँ पे टैब शो हो रही होगी, ठीक है, अगर हमने इसको ओपन किया हुआ है, या अगर हम लोगों ने कोई क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है तो उसके यहाँ पे लिखा होगा क्रोम ब्राउजर। तो इसी तरह से जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट ओपन की है जिसका टाइटल हम लोगों ने माई पर्सनल पोर्टफोलियो दिया था, तो यहाँ पे इसका टाइटल शो हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि 1 मार्क्स का है, हेडर सेक्शन। इंक्लूड योर नेम एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ इनसाइड अ हेडर टैग। हम लोगों ने हेडर टैग के अंदर जो है हमने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना होगा और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होगा अपने बारे में। तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया गया है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे हेडर टैग यूज किया हुआ है जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की थी। उसके बाद हम लोगों ने H1 हेडिंग यूज की है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपना नाम देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अली खान। उसके बाद मैंने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पी टैग यूज किया है। पी टैग बेसिकली फॉर पैराग्राफ होता है या फॉर सेंटेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पी टैग यूज किया है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद मैंने हेडर सेक्शन को क्लोज कर दिया। तो बी सेक्शन जो है, बी पार्ट, उसका भी हम लोग देख लेते हैं क्या आउटपुट आई है। देखें यहाँ पे क्योंकि मैंने हेडिंग लिखी थी जिसकी वजह से यहाँ पे अली खान शो हो रहा है, मैंने नाम अली खान लिखा था, और उसके बाद मैंने अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एंजॉय लर्निंग वेब डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने हमें सी पार्ट में क्या दिया है। ओके, सी पार्ट में क्या है, मेन कंटेंट सेक्शन। अब उसके अंदर मेन पार्ट आ जाएगा वेब पेज का, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी होगी। कैसे, इन्होंने हमें टैग भी बता दी कि आपने इमेज टैग को यूज करते हुए प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, शॉर्ट बायोग्राफी जो है वो आपने बतानी होगी पैराग्राफ के थ्रू। बायोग्राफी में भी हम लोग अपने बारे में लिख रहे होते हैं। ओके, देखते हैं कि किस तरह से हम इस कोड को लिख सकते हैं। सबसे पहले जो सी पार्ट था उसका जो फर्स्ट आगे से फर्दर पार्ट था, प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड करनी थी इमेज टैग के थ्रू। इमेज हम लोगों ने लिख दिया सोर्स प्रोफाइल डॉट जेपीजी। बेसिकली जो सोर्स, यहाँ पे क्या सोर्स का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग इमेज शो कर रहे हैं वो इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, क्या किस लोकेशन पे वो इमेज पड़ी हुई है, वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन देनी होती है। तो प्रोफाइल डॉट जेपीजी मैंने दे दी। ऑल्ट इक्वल टू माई प्रोफाइल पिक्चर। ऑल्ट हम लोग तब यूज करते हैं कि किसी भी एरर की वजह से अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही वेब पेज के ऊपर तो उसकी जगह ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए माई प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद मैंने विड्थ भी बता दी है 150। उसके बाद मैं शॉर्ट बायोग्राफी दे रही हूँ। शॉर्ट बायोग्राफी बेसिकली पी टैग के थ्रू लिखूंगी, क्योंकि मैंने एक सेंटेंस लिखना है जिसकी वजह से मैं पी टैग का यूज करूंगी। आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज, माई गोल इज टू बिकम अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। बेसिकली बायोग्राफी में आपको खुद बताना होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, वो सब कुछ आपने इसमें बताना होता है। तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। हम लोग इसकी आउटपुट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो रही है और हमारी बायोग्राफी भी शो हो रही है। बायोग्राफी जो हमने लिखा था, आई एम ए पैशनेट लर्नर हु इंजॉयज एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, माई गोल इज टू बिकम a प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड क्रिएट यूजफुल एप्लीकेशंस। तो पिक्चर भी शो हो गई और बायोग्राफी भी शो हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। आगे डी पार्ट है, सॉरी, ओके, इसका हम लोगों ने अभी थर्ड देखना है। अ लिस्ट ऑफ योर स्किल यूजिंग यूएल और ओएल। दो हमें टैग प्रोवाइड किए गए हैं, एक यूएल टैग। यूएल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी हो। और ओएल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी हो। यूएल मतलब अगर इस तरह से करके हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम लोग यूएल का टैग यूज कर लेते हैं। और ओएल अगर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करनी हो इस तरह से करके 1 2 3, तो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमने बताना होगा कि हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड देख लेते हैं।
बेसिकली हम लोगों ने यूएल टैग के थ्रू हम लोग लिस्ट क्रिएट करें। हम लोग यहाँ पे यूएल लिखते हैं, उसके बाद जितना भी हम लोगों ने लिस्ट के अंदर आइटम्स लिखने होते हैं वो हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टैग क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक और टैग यूज करते हैं, एल आई का टैग। मतलब जितने भी हम स्किल्स लिखेंगे उन सब स्किल्स के साथ हमें एल आई का टैग यूज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे पास जो है एच टी एम एल लैंग्वेज की स्किल है, तो मैंने यहाँ पे भी एल आई का टैग यूज किया। जब मैंने स्किल लिख ली उसके बाद मैंने टैग क्लोज कर दिया। अब मैं एक और स्किल अपनी मेंशन करना चाहती हूँ, सी एस एस मुझे आती है, उसके लिए फिर मैंने एल आई का टैग यूज किया, लिस्ट आइटम। उसके बाद मैंने अपनी स्किल लिख दी, उसके बाद मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। फिर दोबारा से मैं एल आई का टैग यूज कर रही हूँ, लिस्ट आइटम मतलब। और इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की मुझे लैंग्वेज आती थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी स्किल बता दी है। और लास्ट में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की मुझे स्किल आती है, तो फिर मैंने यहाँ पे स्किल मेंशन कर दी। तो बेसिकली जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है उसके लिए हम लोग यूएल का टैग यूज कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम लोग एल आई का टैग इसलिए यूज करते हैं, लिस्ट आइटम। और यूएल से क्या बनता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब हम लोग इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखें यहाँ पे, क्योंकि मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की होती तो यहाँ पे नंबर आ रहे होते। अब मेरे पास एच टी एम एल की स्किल है, सी एस एस की है, जावास्क्रिप्ट की है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया, नेविगेशन मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट करना है। क्रिएट अ सिंपल नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू होम, अबाउट मी एंड कंटेंट। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है एक होम पेज बनाना होगा, होम पेज, ठीक है। इसके लिए हम एक मेन्यू बना रहे हैं, अबाउट मी का एक हमारा पेज होगा, मतलब हम इस पर क्लिक करें तो हम लोग उस पेज पर चले जाएं। और एक कॉन्टेक्ट का हम लोगों ने पेज बनाना है। और नेविगेशन मेन्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग इन पेजेस के दरमियान मूव करते जाए। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग होम पेज पे हैं, तो अगर मुझे अबाउट मी पेज पे जाना पड़े तो मैं इस पे जब क्लिक करूँ तो मैं चली जाऊँ, मतलब मूव कर जाऊँ। अगर मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊंगा, यहाँ से मुझे यहाँ पे मूव करना है तो मैं यहाँ पे मूव कर लूँ। ये होता है नेविगेशन मेन्यू। इसका हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों ने इसका कोड लिखा हुआ है। नेविगेशन मेन्यू के लिए हम लोग नेव का टैग यूज कर रहे होते हैं, NAV। बेसिकली हम ये लिंक्स होते हैं, जैसे ये होम है ना, अगर हम इस पे क्लिक करें तो उस पेज पे हम लोग चले जाएं, तो ये बेसिकली ये लिंक होगा। कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, नजर हमें ये लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा होगा होम, लेकिन इसके पीछे लिंक होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस टाइम अबाउट पेज पे हमें, अब सॉरी, हम लोग अगर होम पेज पे और अबाउट मी के पेज पे हमें मूव करना है, तो इसके पीछे लिंक होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए ए टैग यूज कर रहे होते हैं। ए टैग लिंक के लिए होता है, HREF। बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसका लिंक देने के लिए यहाँ पे हम रेफरेंस लिखते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर हमें लिंक देना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नाम लिखेंगे, बेसिकली नाम शो होगा, वो लिंक शो नहीं होगा, लेकिन इस नाम के पीछे वो लिंक होगा जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें वहां पे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। अब अबाउट मी के लिए दोबारा से हम लोग लिंक क्रिएट करें, यहाँ पे हम लोगों ने ए टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोग अपना लिंक दे देंगे कि किस जगह पे हमें मूव करना है। और हमें नजर क्या आएगा, वो अबाउट मी नजर आ रहा होगा जिसपे हमें क्लिक करना होगा। सेम हमारे पास कॉन्टेक्ट के लिए भी ऐसे ही है। और लास्ट में हमें नेव का टैग क्लोज कर देना है। इसके आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास ये नजर आ रही है। ठीक है, होम, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट। हम अगर फॉर एग्जाम्पल इस टाइम होम पेज पे है तो हम अबाउट मी के पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कॉन्टेक्ट पे जाना चाहें तो वहां पे भी हम लोग मूव कर सकते हैं। तो यही नेविगेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड अ टेबल शोइंग के शो केसिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे, कितने ग्रेड आए थे, और किस बोर्ड के थ्रू आपने एग्जाम दिए थे। फिर इंटरमीडिएट का भी बताना और BS का भी बताना, ये हमें टेबल बनाना होगा। ठीक है, ये हाँ, इसके अंदर कितनी रोज है, 4 रोज है। फर्स्ट रो हेडर रो होती है जिसमें हेडिंग्स होती हैं, और जो बाकी रोज होती है वो सिंपल रो होती हैं। ओके, अब हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड टेबल। अब हम लोग यहाँ पे कौन टैग यूज करेंगे, टेबल का टैग। जस्ट हम लोग इस तरह से टेबल का टैग भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि बॉर्डर भी क्रिएट हो, तो बॉर्डर के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बॉर्डर इक्वल टू 1। मतलब जो टेबल हमारा बन रहा है उसके जो अराउंड बॉर्डर भी होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे TR का टैग क्यों यूज करें, T फॉर टेबल एंड R फॉर रो। ठीक है, R फॉर रो। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ने टेबल में देखा था कि देयर आर 4 रोज, 4 रोज थी। अब हमने फर्स्ट रो को क्रिएट करना है, और फर्स्ट रो कौन सी रो थी,
हेडर रो थी, इसलिए हम लोगों ने अब इसके अंदर टी एच को यूज करना है, टी फॉर टेबल एंड एच फॉर हेडिंग, मतलब हम लोग हेडिंग शो करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने टी एच का टैग यूज कर लिया। अब टी एच के टैग के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सीरियल नंबर, ठीक है, एस आर फॉर सीरियल एंड एच फॉर नंबर। तो अगर आप देखें यहाँ पे आउटपुट इसकी, तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको शो हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टैग यूज किया टी एच का, मतलब ये हेडिंग थी और इसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने डिग्री लिखना है, फिर पासिंग ईयर लिखना है, फिर जीपीए लिखना है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने दोबारा से वही टैग यूज किया, डिग्री लिख दी, टीएच का टैग क्लोज कर दिया। फिर एक और हमने हेडिंग देनी थी, दोबारा से हम लोगों ने टीएच का टैग यूज किया, पासिंग ईयर लिख दिया और उसके बाद इसका टैग क्लोज कर दिया। सिमिलरली हमें जीपीए ग्रेड हमें मेंशन करने थे, उसके लिए हम लोगों ने टीएच का टैग यूज किया और उसके अंदर हमने मेंशन कर दिया। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों ने लिखना था, उसके लिए हमने टैग यूज किया और हमने इसके बाद इस टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई थी, अब आगे हम इसके आगे कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ पे हम लोगों ने टी आर का टैग क्लोज कर दिया, मतलब जो रो थी वो कंप्लीट हो गई, इसलिए रो का टैग हमने क्लोज कर दिया, एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट हमारे पास रो है इसको हम लोग क्रिएट कर सकें, जिसमें 1 लिखा हो, मेट्रिकुलेशन लिखा हो, 2015 लिखा हो, A+ लिखा हो और F22 लिखा हो। अब हमने इसके लिए रो क्रिएट करनी है, तो हम दोबारा से टेबल रो का जो टैग है वो यूज करेंगे। ओके, अब दोबारा से हम लोगों ने टेबल रो का जो टैग है उसको यूज कर लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टी डी लिख रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले केस में देखें तो हमने टी एच का टैग यूज किया था क्योंकि वो हेडिंग थी। अब क्योंकि नीचे कोई हेडिंग तो नहीं है, सिंपल हम लोग डाटा एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डाटा, तो हम लोग सिंपल डाटा एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 लिख दिया, सीरियल नंबर 1 हो गया, किस क्लास में आप थे, जिसके आप मार्क्स बता रहे हैं, मैट्रिकुलेशन हो गया। फिर हमने टी डी का टैग यूज किया, टी डी जब हम लोग को टेबल के अंदर डाटा एंटर करना होता है। दोबारा से हमने टी डी के टैग के थ्रू 2015 लिख दिया, A+ लिख दिया, F22 लिख दिया, यहाँ पे हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। 2 रोज हम बना चुके हैं, अब हमें थर्ड रो क्रिएट करनी है जिसमें हमें 2 लिखना होगा, इंटरमीडिएट 2017 B+ और F22। तो दोबारा से हम लोग इसको देखेंगे, एक और रो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रो होगी, जिसके अंदर जो फर्स्ट सेल होगा उसके अंदर हम लोग डाटा एंटर करेंगे 2, टी डी टैग के थ्रू, टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डाटा। दोबारा हम लोग डाटा एंटर करें इंटरमीडिएट, दोबारा से हम डाटा एंटर करें 2017, फिर B+, फिर F22। अब यहाँ पे रो कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों ने टी आर का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग अब लास्ट रो क्रिएट करेंगे, तो लास्ट रो के लिए हम दोबारा से टी आर का टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोबारा से ये टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोग टी डी टैग के थ्रू डाटा एंटर कर देंगे, 3 BS 2021 3.56 AIOU कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टेबल हमारा एंड हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो की वेबसाइट थी वो क्रिएट हो गई, बेसिकली ये कुछ इस तरह की नजर आ रही है आपको, जैसे उन्होंने हमें कहा था हमने वैसे ही बना दी है। स्टार्टिंग में हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने अपना नाम लिख दिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रोफाइल दे दी, बायोग्राफी भी हमने बता दी, हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम लोगों ने शो कर दी। अभी जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो की एग्जांपल की है, एचटीएमएल के थ्रू हम लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 प्रोवाइड किया है जो कि 4 मार्क्स का है, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ए और बी। पहले हम लोग ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। राइट द CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ हेडर टेक्स्ट इन अबव टेबल। अब बेसिकली हम लोग CSS लैंग्वेज को यूज करना है, CSS लैंग्वेज हम लोग स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी हम लोगों ने कोड लिखा था जिसमें हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था, जैसे मैं अभी इसको शो भी करवा सकती हूँ, जैसे यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें हेडर रो है, इसमें हेडर रो के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं उसका आपने कलर किस में चेंज करना है, लाइट ब्लू कलर इसका कर देना है। तो हम लोग CSS के थ्रू स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट ई के अंदर आपने जो हेडर ऐड किया है उसका कलर आपने लाइट ब्लू कर देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि जो हम लोगों ने TH हेडिंग के लिए टैग यूज किया था उसकी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं TH, और इसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर लाइट ब्लू। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इसकी आउटपुट भी देख सकते हैं कि जो इसका कलर था वो कौन सा कलर हो गया है, लाइट ब्लू कलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसका स्टार्ट में स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग इसका जो टैग है वो क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, TH सेलेक्ट द टेबल हेडर सेल एंड कलर चेंजेस द टेक्स्ट
फोरग्राउंड कलर टू लाइट ब्लू। फोरग्राउंड बेसिकली वो टेक्स्ट का कलर कह रहे हैं कि आपने चेंज करना है और किस में कन्वर्ट करना है, लाइट ब्लू में करना है। यहाँ पे ये जो ए पार्ट था वो एंड हो गया है, जो कि 2 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट है राइट द CSS कोड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज टू 300 पिक्सल एंड हाइट टू 200 पिक्सल। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सी में इमेज ऐड की थी, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ऐड की थी, उसको बेसिकली स्टाइल करना है। जो उसकी विड्थ है और हाइट है उसको हम लोगों ने सेट करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास जो पोर्टफोलियो था जिसमें हम लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर ऐड की थी, इसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। तो हम लोग कैसे इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं? जो इमेज टैग यूज किया है उसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। विड्थ हम लोगों ने सेट करना है 300 पिक्सल, इसमें बीच में हम कॉलन ऐड करते हैं और लास्ट में हमें टर्मिनेटर यूज करना होता है जिसे हम लोग सेमी कॉलन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाइट सेट कर दिया है 200। तो अगर मैं आपके इसकी आउटपुट शो करवाऊं तो ये इसकी आउटपुट होगी कि इसकी 300 विड्थ है और 200 पिक्सल हाइट है। तो यह सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे जिसमें चॉइस है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट मैप को क्रिएट करना है, जिसमें हम लोगों ने बताना है कि किस तरह से जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो चल रहा होता है, कैसे हम लोग जो बुक है वो इशू करवाते हैं। और सेकंड में हम लोगों ने क्या करना है, जो एटीएम की प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोगों ने डिफाइन करना है, कैसे एटीएम वर्क कर रहा होता है, कैसे हम लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप डिजाइन करना है और सेकंड क्वेश्चन में फ्लो चार्ट करना है। दोनों क्वेश्चन को इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ किया है। Design a concept map to issue a book in a library. Include check for book availability and the maximum number of book a user can borrow. इसमें हम लोगों ने ये भी डिफाइन करना है कि बुक अवेलेबल है या नहीं है, और इसके बाद हम लोगों ने बताना है कि एक पर्सन या एक यूजर कितने बुक्स जो है वो बोरो कर सकता है, कितने बुक्स ले सकता है लाइब्रेरी से। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट का या एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। और जो रिलेशनशिप होता है वो हम लोग एरो के ऊपर शो कर रहे होते हैं, जैसे ये क्या, इसका क्या रिलेशनशिप है, लाइब्रेरी यूजर और बोरो बुक का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग वर्ब्स, जो वर्ब होते हैं उसमें हम लोग लिख रहे होते हैं। और जो इसके अंदर, जैसे ये अब आपको रेक्टेंगल के अंदर जो नजर आ रहा है जैसे लाइब्रेरी यूजर है, तो इसको हम लोग ज्यादातर नाउन में शो कर रहे होते हैं, मतलब नाउन लिख रहे होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे वर्ब्स होते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, बीच में आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और रिलेशनशिप को शो कर होते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट मैप। ओके, अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। अब जैसे इशू बुक प्रोसेस, क्या इसका प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले देखा जाएगा कि लाइब्रेरी यूजर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या वो इसी लाइब्रेरी का यूजर है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या वो इसी स्कूल का स्टूडेंट है, इस तरह से वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरे में बुक के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा कि इसमें बुक को सिलेक्ट किया जाएगा कि किस बुक को इशू करवाना है, कौन सी बुक जो है वो यूजर को चाहिए। अब जो लाइब्रेरी यूजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा बोरो बुक के लिए, मतलब बुक को बोरो करने के लिए, बुक को लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया। अब बोरो बुक का मैक्सिमम बोरो लिमिट के साथ क्या रिलेशनशिप है? मैक्सिमम बोरो लिमिट का मतलब ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं, जैसे 5 बुक्स आप एक टाइम पे ले सकते हैं। तो अब जो बोरो बुक है वो चेक किया जाएगा कि जिस यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की है कि मुझे उस बुक को बोरो करना है, क्या उसकी लिमिट पूरी तो नहीं हो गई। वो चेक करेंगे कि अब इसकी लिमिट रहती है वो और बुक बोरो कर सकता है या नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कंडीशन यूज होगी कि इन केस अगर उसकी लिमिट है और वो बुक बोरो कर सकता है, तो यहाँ पे अगर जो है वो उसकी लिमिट होगी तो यहाँ पे हमें लिखती है इफ विद इन लिमिट। ठीक है, अगर उसकी लिमिट है तो फिर उसके बाद उस बुक की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो बुक की वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। और इन केस उसकी लिमिट पूरी होगी और वो बुक और नहीं ले सकता, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको वो बुक नहीं दी जाएगी और उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बुक नहीं मिलेगी। अब उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या बुक अवेलेबल है या नहीं है। इन केस अवेलेबल है तो उसको बुक को इशू किया जाएगा, और इन केस अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, तो फिर यूजर को नोटिफाई किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बुक अवेलेबल नहीं है। अब जो बुक इशू की गई है तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड में उस चीज को अपडेट किया जाएगा कि इस यूजर को ये वाली बुक दी गई है। और उसके बाद क्या होगा कि उसकी रिटर्न डेट भी असाइन की जाएगी कि आपने कब इस डेट को कब इस बुक को आपने रिटर्न करना है, किस डेट को आपने रिटर्न करना है। तो इस तरह से करके हम लोग कॉन्सेप्ट मैप को क्रिएट कर रहे होते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट का क्वेश्चन आ गया। फ्लो चार्ट में क्या करना है, डिवेलप अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम। ठीक है, एटीएम से हम लोगों ने पैसे विड्रॉ करवाने हैं। ऑल्सो इंक्लूड स्टेप फॉर इंसर्टिंग कार्ड, एंटरिंग अ पिन, चूजिंग एन अमाउंट, चेकिंग बैलेंस एंड डिस्पेंसिंग कैश। तो ये सारे स्टेप्स भी हम लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन करने होते हैं। फ्लो चार्ट को बनाने का वे यही होता है कि हम लोग ओवल शेप में स्टार्ट और स्टॉप को शो कर रहे होते हैं। अगर यूजर ने कुछ इनपुट एंटर करना है तो वो हम लोग पैरेललोग्राम में शो कर रहे होते हैं। अगर सिस्टम या जो कंप्यूटर है जैसे एटीएम मशीन है इसने कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो ये रेक्टेंगल में शो की जाएगी। अगर किसी चीज के लिए डिसीजन लेना है तो वो हम लोग डायमंड शेप में लेते हैं और इन सब शेप्स को हम लोग कनेक्ट विद एरो करते हैं। हम लोग अब इस सिनेरियो के लिए फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जिसको हम लोगों ने ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जो यूजर होगा वो क्या करेगा, एटीएम मशीन के अंदर जो कार्ड होगा उसको इंसर्ट करेगा। अब क्योंकि ये यूजर ने एक्शन लेना है, यूजर ने इनपुट एंटर करना है, इसलिए हमने इसको पैराग्राम में शो कर दिया। उसके अंदर लिख दिया इंसर्ट एन एटीएम कार्ड। उसके बाद जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट कर देते हो उसके बाद वो कहता है कि आप पिन एंटर करें, तो वो फिर आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड जो है वो ठीक हुआ, अरे तो दो कंडीशन है, कभी कभी जो यूजर होता है वो ठीक पासवर्ड एंटर करता है और कभी वो गलत पासवर्ड एंटर करता है। इन केस अगर उसका पासवर्ड करेक्ट नहीं है, नो है, ठीक है, यहाँ पे मैं नो लिख दिया, नो है, तो उसके पास एरर मैसेज आ जाएगा और उसके बाद वो प्रोसेस एंड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है उसने ठीक पासवर्ड एंटर किया, इस पिन करेक्ट, अगर यस हुआ, यहाँ पे हमने यस लिख दिया है, तो उसके बाद वो विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, कि उसको विड्रॉ करवाने हैं पैसे। अब कितने पैसे विड्रॉ करवाने, कितने पैसे उसको एटीएम से निकालने हैं, उसकी अमाउंट एंटर करनी है। क्योंकि यूजर ने अमाउंट एंटर करनी है इसलिए हमने उसको पैराग्राम में शो कर दिया। अब वो जो अमाउंट एंटर करेगा उसके बाद दोबारा से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या बैलेंस सफिशिएंट है, क्या बैलेंस इतना एटीएम में पड़ा है जितने वो पैसे विड्रॉ करवाना चाहता है, जितना वो निकालना चाहता है। अगर नो है तो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है और उसके बाद वो प्रोसेस एंड हो जाएगा, वो पैसे नहीं निकाल सकेगा। लेकिन इन केस उसका बैलेंस सफिशिएंट हुआ, इतना बैलेंस हुआ जितने वो पैसे निकालना चाह रहे हैं, तो डेबिट अमाउंट, तो वो पैसे निकाल सकेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको रिसिप्ट प्रिंट होके मिल जाएगी। उसके बाद वो कार्ड इजेक्ट कर लेगा, मतलब कार्ड अपना एटीएम से निकाल लेगा और लास्ट में फिर वो अपने पैसे जो कैश है उसको डिस्पेंस कर लेगा। वो अब कैश अपने सॉरी जो कैश है वो एटीएम मशीन से निकाल लेगा और उसके बाद ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये जो फ्लो चार्ट है इसको बनाया जाता है। इसमें बेसिकली शेप्स होती हैं जिसके थ्रू आपने प्रोसेस को शो करना होता है। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और जो फ्लो चार्ट्स है इनका जो लेक्चर है वो डिफरेंट, एक और मैंने वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन केस आप वहां से देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं जिसमें पार्ट ए है लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को हमें लेबल करना होगा। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पोर्ट्स वगैरह हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको देख लें कि उसका क्या नाम है, क्या क्या पर्पस है। क्योंकि उसमें से बहुत सी जो है डिवाइसेस आपके पेपर में आ सकती हैं और इस तरह से आपके पेपर की प्रिपरेशन हो सकती है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डिवाइस को देखें तो ये हमारे पास कौन सी डिवाइस है, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का क्या काम होता है, मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है और कंप्यूटर को अलाउ कर रहा होता है कि वो बाकी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सके। नेक्स्ट हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है और कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एसडी कार्ड है जिसे हम लोग मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को सेव कर रही होती है, जैसे फोटोज को सेव कर रही होती है, वीडियोज और फाइल को सेव कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है ये हमारे पास, जो कि क्या करती है, एक पोर्टेबल डिवाइस है जो स्टोर कर रही होती है और बैकअप जो है वो मेंटेन कर रही होती है, जो लार्ज अमाउंट में डाटा है उसका बैकअप रख रही होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, जिसे पेन ड्राइव भी बोलते हैं। एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर कर रही होती है और फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर कर रही होती है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। अगर हम लोग बी पार्ट को देखें, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एज सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमें जो है वो कुछ इमेजेस दी गई हैं और बताया गया है और पूछा गया है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग फर्स्ट वन को देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक तरह से लोगो है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या करती है, ये स्प्रेडशीट्स को क्रिएट कर रही होती है और कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास गूगल क्रोम आ जाता है।
गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज कर होते हैं वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्रोग्राम्स वगैरह को रन कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवीजी एंटीवायरस। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को वायरसेस और मालवेयर से। नेक्स्ट वन है एम एस डोस। जैसे कि इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एम एस डोस है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको यूज किया जाता है ताकि ये कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, बिजनेस आइडिया लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये किससे रेलिवेंट है, ये यूआर नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज से रेलिवेंट है। और इसमें क्या होता है कि हमें कोई ना कोई टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम लोगों ने उसका बिजनेस आइडिया लिखना होता है। बिजनेस आइडिया क्या होता है कि बेसिकली हमने अपने बिजनेस का नाम बताना होता है, हम लोग क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उसका पर्पस बताना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बताना होता है कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के अंदर सेल कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे जो हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कितनी डिमांड है, और हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन कौन से हैं, हमारी टारगेट मार्केट क्या है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अब जो जो हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये पॉइंट्स आपने डिफाइन करने हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करने होंगे। जैसे यहाँ पे हमें कहा गया कि आपने कंपनी का नेम बताना है, कंपनी स्लोगन बताना है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव समरी को डिफाइन करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने बताने होंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में हमने बताना है कि जो हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी, प्रमोट कैसे करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में लिखना है, साथ उसकी नंबर्स जो नंबरिंग है वो भी प्रोवाइड की गई है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडिया फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कौन सा बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और उसका हम लोगों ने बिजनेस प्लान लिखना होगा। अब आगे जो है उसके बारे में बताया गया है कि अ सर्विसेज दैट डिलीवर फ्रेश हेल्दी एंड अफोर्डेबल मील टू बिजी प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट इन अर्बन एरियाज। अब इस लाइन में हम बता दिए कि हमारी जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन होंगे, जो टारगेट मार्केट है वो कौन होंगे, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी। हमारी टारगेट मार्केट प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमें क्या चीज़ डिलीवर करना है, फ्रेश हेल्दी और अफोर्डेबल मील हम लोगों ने डिलीवर करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमें एक फीचर बताया गया, कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू अ मोबाइल फोन। ठीक है, जो कस्टमर है वो मोबाइल फोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, ये इसके अंदर एक फीचर हो गया। और उसके अंदर जो है वो उस मोबाइल ऐप के अंदर कस्टमाइज मील ऑप्शंस होने चाहिए, और रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग भी होना चाहिए, मतलब वो देख सके कि इस टाइम राइडर कहाँ पे पहुंचे है। अब आगे उन्होंने फीचर्स बता दिए, इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, अफोर्डेबल बैलेंस मील ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के ऑप्शंस होंगे वहां पे। इसके अलावा जो उन्होंने यहाँ पे सेकंड फीचर इसका बताया है, फोकस ऑन इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने पैकिंग जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, और उसके बाद आपने ट्राई करना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वो जो भी आप पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज किया जा सके। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो रिसाइकल, रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको यूज करे, ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और थर्ड जो इसका फीचर है, रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग एंड क्विक डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, के जो कस्टमर होगा वो देख सके कि इस टाइम राइडर कहाँ पे पहुंचा है, कितने टाइम में उसका जो फूड है वो डिलीवर हो जाएगा, और विद इन 30 मिनट्स हो जाना चाहिए। अब आपने कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम उन्होंने बता दिया, माई फूड कार्ट हमारी कंपनी का नेम है, और कंपनी का स्लोगन हमने बताना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, बिजनेस प्लान के अंदर जो बिजनेस का नेम है वो माई फूड कार्ट है, और जो कंपनी का स्लोगन है वो क्या है, हेल्दी मील एंड डिलीवर्ड फास्ट। मतलब यहाँ पे हमें एक शॉर्ट सेंटेंस लिखना होता है जिससे हमारा जो बिजनेस है उसको वो फेमस हो सके उस सेंटेंस से। हेल्दी मील एंड डिलीवर फास्ट इसका स्लोगन है, या टैग लाइन जिसे बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी ने कहा था कि सिर्फ 1 मार्क्स की है, 1 लाइन की होनी चाहिए, तो बस आप इतना ही लिख लें, 1 लाइन की लिख लें, या 1 to 2 लाइन जिसमें आप जो है वो समरी जो है वो डिस्कस कर लें। माई फूड कार्ट डिलीवर फ्रेश हेल्दी एंड अफोर्डेबल मील टू बिजी प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट। बेसिकली जो इन्होंने पूरा सिनेरियो दिया होता है ना, इसी में सारे आंसर्स होते हैं, तो इन्हीं में से आपने आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी देखें, हमने वहीं से ढूंढ के लिख लिया कि जो माई फूड कार्ट बिजनेस है वो क्या डिलीवर करता है, फ्रेश हेल्दी और अफोर्डेबल मील
किसको डिलीवर करता है? बिजी प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा एक और लाइन यहाँ पे लिखती है कि जो ऑर्डर है वो कैसे प्लेस किया जा सकता है मोबाइल ऐप के थ्रू, और के अंदर कस्टमाइज ऑप्शन भी होंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग ऑप्शन भी होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस जो सिनेरियो दिया गया उसी में से आपने आंसर्स ढूंढ के लिख देने। अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा था कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, और 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं। वही हम लोगों ने सिनेरियो में से ढूंढे ही आंसर लिख दिए। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल बैलेंस मील टू बिजी अर्बन कस्टमर, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका एम है, हम लोग क्यों अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, अपनी कंपनी को क्यों स्टार्ट करें, कि हम लोग जो है वो अफोर्डेबल मील प्रोवाइड करेंगे किसको? अर्बन कस्टमर्स को जो सिटीज में रहते हैं। इसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर क्विक डिलीवरी विद इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। पैकिंग के बारे में बता रहे हैं कि उसका कैसा मटेरियल यूज करना है, और डिलीवरी के बारे में बता रहे हैं कि क्विक डिलीवरी जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है, कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, और डिलीवरी सिस्टम कौन सा होगा हमारा, डिलीवरी ऑप्शंस। प्राइसिंग के बारे में जो हमारा मील होगा वो रीजनेबल प्राइस में होगा, ताकि जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट हो सके, और हम उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे। प्रमोशन हम लोग कैसे उसको हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे? सोशल मीडिया एड्स के थ्रू करेंगे, या कोई रेफरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या स्पेशल डिस्काउंट लगाएंगे जो फर्स्ट टाइम यूजर होगा। पैकेजिंग, इको फ्रेंडली पैकेजिंग हम लोग यूज करेंगे, बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स होंगे जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते होंगे। डिलीवरी, जो हमारा ऑर्डर होगा वो विद इन 30 मिनट्स डिलीवर हो जाएगा, और इसके अंदर जो ऑप्शन होगा रियल टाइम ट्रैकिंग का, कि जो कस्टमर है वो देख सके किस टाइम राइडर हमारा कहाँ पे पहुंचा है, और उसकी मोबाइल ऐप भी होगी जिसके थ्रू वो उसको ट्रैक कर सकेगा। लास्ट में उन्होंने कहा था कि आपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में बताना है, या आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी। वो भी इन्होंने हमें सिनेरियो में बता दिए, क्वेश्चन में बता दिए कि हमें किसको खाना डिलीवर करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजी प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मतलब कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जिनको जो है वो बहुत जल्दी डिलीवरी चाहिए होती है, बहुत जल्दी खाना चाहिए होता है, और हेल्दी मील उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग उनको जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल कस्टमर में लिखते हैं या टारगेट मार्केट में लिखना होता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसके आंसर्स आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाएंगे। बस ये पता होना चाहिए कि किस हेडिंग में हमने क्या चीज़ लिखनी है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं।